घर बैठे रुपये कमाने का कॉल मैसेज आए तो हो जाए सावधान, साइबर ठग बना सकते हैं आपको शिकार। अगर आपके फोन पर घर बैठे रुपये कमाने और मोबाइल ऐप पर रुपये डालकर 2 गुना रुपये देने का ऑफर वाला कॉल या मैसेज आ रहा है तो आप सावधान हो जाए, क्योंकि अगर आप इस ऑफर के जाएंगे तो रुपये कमाने की गारंटी नहीं है, लेकिन आपका बैंक खाता से पूरे रुपये निकासी की पूरी गारंटी है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ने बिजली बिल जमा करने, फोन नंबर अपडेट करने और आधार कार्ड बनवाने के नाम पर ठगी करने के तरीके को बंद कर दिया है। साइबर ठगी करने वाले रोजाना नए ऐप तरीके बदलकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स अब लोगों को रुपये कमाने का लालच देकर उनके बैंक खाता से रुपये ठगी करने के में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कभी साइबर अपराधी रुपये के बदले 2 गुना रुपये कमाने का दावा देकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, तो कभी ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को रुपये कमाने का लालच देकर रुपये की ठगी कर रहे हैं। ऐसे में हर रोज ठगी का शिकार कोई ना कोई व्यक्ति हो रहा है। हालांकि साइबर फ्रॉड के प्रति लोग जागरूक तो हुए हैं, बावजूद लोग अब भी ठगों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जब तक आम जनता ठगी के तरीके को लेकर जागरूक होती है, साइबर ठग अपना तरीका बदलकर लोगों को झांसा में लेकर ठगी शुरू कर देते हैं। हाल के दिनों में शेयर में रुपये लगाने और 2 गुना रुपये कमाने के नाम पर लगातार ठगी का केस दर्ज किया जा रहा है। मैं दिल्ली जाकर पत्र जरूर लिखूंगा, पीएम मोदी का झारखंड की बेटी से वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। प्रधानमंत्री की भी नजर अपने हर कार्यकर्ता और समर्थकों पर थी। करीब 12:11 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करना शुरू किया। करीब 20 मिनट के बाद उनकी नजर कुर्सी पर उनकी तस्वीर हाथ में लिए खड़ी एक लड़की पर गई। उसे देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भीड़ के बीच एक बेटी मेरी तस्वीर हाथ लेकर खड़ी है। काफी देर से देख रहा हूँ कि बेटी ने एक बार भी हाथ नीचे नहीं किया है। इतनी भीड़ के बीच उस तक मेरा पहुँच पाना संभव नहीं है। बेटी, तुम तस्वीर पर अपना नाम और पता लिखकर भेज दो। प्रधानमंत्री ने पुलिस के अधिकारियों से कहा कि कोई जाकर तस्वीर लेकर आए। मैं दिल्ली जाकर इस बेटी को पत्र लिखूंगा। उन्होंने दोनों का आभार भी व्यक्त कर आशीर्वाद दिया। दरअसल सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में पीजी करने वाली बनालता घोष और उसकी सहेली निकिता यादव प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सुबह 7 बजे ही हवाई अड्डा परिसर पहुंच गई थी। सुरक्षा में लगे जवानों ने कहा कि 12 बजे सभा होगी, तभी आइएगा। दोनों घर वापस जाने की बजाय परिसर में ही बैठी रही। जेएमएम प्रत्याशी को काउंटिंग से ठीक पहले एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में हुए बरी। बहरागोड़ा विधायक सह जमशेदपुर लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती को चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए मंगलवार को सड़क काटने के एक 21 साल पुराने मामले में बरी कर दिया। वर्ष 2003 में दर्ज इस मामले में समीर मोहंती के अलावा अन्य 7 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें झामुमो नेता टुल्लू साव, कौशिक बेरा, गौतम मोहंती, परेश महतो, लोकनाथ महंती, सर्वेंदु साव एवं नित्यानंद महंती शामिल थे। सभी 8 लोगों के साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया। बता दें कि वर्ष 2003 में जर्जर सड़क के विरुद्ध चलाए जा रहे आंदोलन के दौरान झामुमो के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष समीर मोहंती पर अपने समर्थकों के साथ धालमुमगढ़ चाकुलिया बेंत सड़क को जगह जगह काटने पर आरोप था। इस संबंध में चाकुलिया थाने में मामला दर्ज किया गया था। विधायक निर्वाचित होने के बाद यह मामला जीआर केस नंबर 867/2021 में परिवर्तित होकर एमपी एमएलए कोर्ट के अधीन चला गया था। मंगलवार को समीर मोहंती समेत सभी 8 लोग इस मामले में व्यवहार न्यायालय चाईबासा में उपस्थित हुए, जहाँ से उन्हें बरी कर दिया गया। लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम छुट्टी, 4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा तैयार। NH2 पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियों के पहिए गोविंदपुर पहुंचते ही थम जाते हैं। गोविंदपुर बाजार इलाके की घनी आबादी, अतिक्रमण और सड़क पर सजा बाजार वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं। अब जल्द ही इस समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। NHAI ने जाम से निजात दिलाने के लिए कौवा बांध से रतनपुर तक 4 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर निर्माण की योजना बनाई है। इसके लिए जल्द ही DPR बनाने वाली टीम आएगी। DPR के बाद मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही फ्लाईओवर निर्माण शुरू हो जाएगा। आवागमन सुविधा व्यवस्थित करने के लिए सुभाष चौक पर लगे बैरियर को हमेशा के लिए हटा लेने का निर्णय लिया गया है। इससे भी गोविंदपुर में जाम की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। अभी GT रोड पर वाहनों के जाम के कारण गोविंदपुर के लोग हर दिन परेशान रहते हैं।
निशिकांत दुबे का चौका रोकने को महागठबंधन ने सजाई फील्डिंग। स्टार प्रचारकों को दिया बड़ा टास्क। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की सबसे हाई प्रोफाइल सीट गोड्डा लोकसभा बन गई है। यहां से भाजपा के प्रत्याशी निशिकांत दुबे चौका मारने को लेकर के जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं इन्हें रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने फील्डिंग सजाई है। देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को फैसला किसके पक्ष में जाता है। विकास के रथ पर सवार निशिकांत को रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, झामुमो, राजद और वामपंथी मोर्चा की गोलबंदी कितनी कारगर होगी, यह बड़ा सवाल है। एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए दोनों ओर से जबरदस्त प्रहार चल रहा है। प्रदीप यादव लगातार 2009 से निशिकांत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है। निशिकांत दुबे अपने विकास कामों को लेकर जनता के बीच लोकप्रिय हैं। गोड्डा में रेल लाइन, गोड्डा स्टेशन से खुलने वाली ट्रेनों की संख्या, एम्स, 4 लेन सड़क, एयरपोर्ट आदि बड़े बड़े कार्यों को लेकर ये विकास के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रहे हैं। मनरेगा जमीन घोटाले के बाद अब ईडी की रडार पर मनीष रंजन। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम टेंडर घोटाले में इस वक्त ईडी रिमांड में है। सोमवार को उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कई बार झारखंड सरकार में आईएएस अधिकारी मनीष रंजन का उल्लेख किया। ईडी का मानना है कि ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य सचिव मनीष रंजन के पास कई ऐसी जानकारी है जो आलमगीर आलम से जुड़ी हुई है। ये जानकारी गुप्त है। मनीष रंजन से पूछताछ के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। ऐसे में मनीष रंजन को ईडी ने पूछताछ के लिए आज दूसरे समन के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया। मनीष रंजन ईडी दफ्तर भी पहुंचे। आज उनसे पूछताछ भी हो रही है। ऐसे में आज की इस पूछताछ से कई बातें निकलकर सामने आएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी झारखंड सरकार में 2 आईएएस अधिकारी को ईडी ने पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था। इसमें पहले नंबर पूजा सिंघल और दूसरे नंबर पर छवि रंजन रहे हैं। ऐसे में ये तीसरे आईएएस अधिकारी होंगे जिन्हें ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। पूजा सिंघल को ईडी ने मनरेगा घोटाले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद छवि रंजन को ईडी ने जमीन घोटाले में संलिप्तता की जानकारी होने के बाद गिरफ्तार किया था। दुमका में बोले पीएम मोदी, आज नोटों के पहाड़ से हो रही झारखंड की चर्चा। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है। इसे लेकर दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कोई भी प्रचार प्रसार की किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो का दौर जारी है। इसी बीच झारखंड के अंतिम चरण में बची 4 सीटों पर प्रचार के लिए पीएम मोदी दुमका पहुंचे। दुमका में पीएम मोदी ने विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधा। कई तरह की बातें कही है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आज झारखंड की पहचान पूरे देश में इसके खूबसूरत पहाड़ों के कारण नहीं बल्कि नोटों के पहाड़ के कारण हो रही है। वह आगे कहते हैं कि क्या आपको पता है ये नोटों के पहाड़ किसके पैसे हैं? ये जमीन घोटाले के हैं, टेंडर घोटाले के हैं। उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बढ़ गई औसत संपत्ति। इस बार 69 उम्मीदवार करोड़पति। झारखंड में 14 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति में इस बार 86 लाख की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 के पिछले चुनाव में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1.70 करोड़ रुपए थी, जो इस लोकसभा चुनाव में बढ़कर 2.56 करोड़ हो गई है। वहीं करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या भी 26% से बढ़कर 28% हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 229 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें 60 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपये या इससे अधिक थी। इस बार कुल 244 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 69 उम्मीदवार संपत्ति के मामले में करोड़पति उम्मीदवारों के दायरे में आते हैं। सभी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति देखें तो यह 2.56 करोड़ रुपए है। लोकसभा चुनाव के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे अधिक औसत संपत्ति अंतिम चरण के उम्मीदवारों की है। अंतिम चरण में संताल परगना प्रमंडल की 3 सीटों राजमहल, दुमका और गोड्डा में चुनाव हो रहा है, जिनके कुल 52 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.72 करोड़ रुपए है। इसके बाद दूसरे चरण की सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति कुल 3.52 करोड़ रुपए है। इस मामले में तीसरे चरण की सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति सबसे कम 1.28 करोड़ रुपए है। पहले चरण की 4 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत आयु 1.75 करोड़ रुपए थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।